नमस्कार और स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे हमें दिसंबर 2025 में भारतीय संसद में हुई चुनावी सुधारों पर एक जबरदस्त बहस के बीच ले जाते हैं। हमारा फोकस है बीजेपी सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी के एक भाषण पर। हमारे सामने जो रिपोर्ट्स हैं वो इस भाषण को कमाल का बताती हैं, लेकिन एक बहुत अलग नजरिए से। एक रिपोर्ट इसे कहती है बौद्धिक बातों में लपेटकर ध्यान भटकाने के एक मास्टरपीस। तो आज हमारा मिशन है इस भाषण की परतों को एक एक करके उधेड़ना, उनके तर्कों को समझना और ये जानने की कोशिश करना कि जब बोलने की कला जवाबदेही पर भारी पड़ जाए तो असल में होता क्या है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक भाषण का विश्लेषण नहीं है, ये इस बात की पड़ताल है कि कैसे भाषा, इतिहास और आप देखिए दर्शन का इस्तेमाल आज की राजनीतिक बहसों को एक खास दिशा देने के लिए किया जाता है। त्रिवेदी ने अपने तल्ख को मोटे तौर पर 4 हिस्सों में बांटा था। इन दस्तावेजों के विश्लेषण से पता चलता है कि उन्होंने लोकतंत्र की जड़ों से लेकर चुनावी प्रक्रिया, कुछ खास सुधार और विपक्ष के सवालों तक हर चीज पर बात की। स्रोत इसे एक रिटोरिकल किचन सिंक अप्रोच कहते हैं, मतलब हर मुमकिन तर्क का इस्तेमाल करो ताकि सामने वाला पूरी तरह से निरुत्तर हो जाए। चलिए तो फिर इस भाषण की सबसे बाहरी परत से शुरू करते हैं, इतिहास का इस्तेमाल। त्रिवेदी ने अपने भाषण की शुरुआत में ही कांग्रेस पार्टी पर सीधा हमला बोला और आरोप लगाया कि वो हमेशा से नियमों को अपनी सहूलियत के हिसाब से तोड़ते मरोड़ते आए हैं। उन्होंने इसके लिए 2 बहुत दमदार उदाहरण दिए हैं ना। हाँ, और वो उदाहरण बहुत सोचे समझे थे। पहला था 1971 का, जब इंदिरा गांधी के चुनाव को अदालत ने रद्द कर दिया था। इसके जवाब में सरकार ने क्या किया? उन्होंने कानून में ही रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से यानी पीछे जाकर बदलाव कर दिया ताकि अदालत का वो फैसला बेअसर हो जाए। त्रिवेदी का सटीक वाक्य था, एक बार जब इंदिरा गांधी का चुनाव गलत साबित हो गया तो उन्होंने चुनावी फंड के नियमों को ही बदल दिया ताकि कोई अदालत उस पर सवाल ना उठा सके। और दूसरा उदाहरण सोनिया गांधी के लाभ के पद वाले मामले का था, जहां फिर से संविधान में संशोधन की बात आई। तो इन दोनों उदाहरणों का सीधा संदेश ये था कि आप हम पर उंगली उठा रहे हैं, आप तो ये काम दशकों से करते आ रहे हैं, हम तो बस उसे आपसे बेहतर तरीके से कर रहे हैं। ये सुनने में तो बहुत असरदार लगता है। बहुत ज्यादा असरदार। और यहीं पर इस रणनीति की खूबी और खामी दोनों छिपी हैं। हमारे स्रोत इसे एक लॉजिकल फैलेसी यानी तार्किक दोष बताते हैं, जिसे टू क्वो क्यू कहते हैं। अच्छा, टू क्वो क्यू, इसका मतलब हुआ तुम भी तो वही करते हो वाला तर्क। बिल्कुल। ये तो हम रोज की जिंदगी में भी देखते हैं। जैसे कोई ट्रैफिक में सिग्नल तोड़ता है और पकड़ा जाता है तो कहता है अरे सब तो तोड़ते हैं, उसे क्यों नहीं पकड़ा। ये बहस को असल मुद्दे से हटाने का कितना आसान तरीका है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये तर्क इस सवाल का जवाब नहीं देता कि क्या वर्तमान चुनावी व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। इसके बजाय ये बहस को इस बात पर ले आता है कि दोनों में से ज्यादा पाखंडी कौन है। और जब बहस इस पर आ जाती है तो असल मुद्दा यानी सुधार कहीं पीछे छूट जाता है। ये पहली और सबसे मजबूत परत थी। ठीक है, तो जब हम इतिहास वाली इस परत को हटाते हैं तो हमें इसके नीचे क्या मिलता है? हमारे सोर्स में ईवीएम पर हुई बहस को एक शानदार तार्किक जाल कहा गया है। ये क्या था? मैं समझना चाहता हूं ये जाल कैसे बिछाया गया। ये वाकई बहुत चालाकी से तैयार किया गया था। विपक्ष का मुख्य आरोप था कि ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है या होती है। इसके जवाब में त्रिवेदी ने एक सीधा सा सवाल पूछा जो सुनने में बहुत वाजिब लगता है। उन्होंने कहा, अगर आपका आरोप सही है कि ईवीएम में धांधली होती है तो फिर किसी को वोटर लिस्ट में हेरफेर करने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? अगर मशीनें पहले से ही फिक्स हैं तो लिस्ट में नाम होने या न होने से क्या फर्क पड़ता है? एक मिनट, ये बात मुझे थोड़ी कंफ्यूजिंग लगी। त्रिवेदी का ये सवाल तो वाजिब लगता है। अगर आप कार को हॉट वायर करना जानते हैं तो आपको डुप्लीकेट चाबी की क्या जरूरत है? इसमें जाल कहाँ है? जाल इसी सादगी में छिपा है। ये एक क्लासिक डबल बाइंड है। अगर विपक्ष कहता है हाँ हम ईवीएम में धांधली साबित नहीं कर पाए तो वो अपना सबसे बड़ा आरोप ही खो देते हैं। और अगर वो अपने आरोप पर टिके रहते हैं तो उन्हें त्रिवेदी के इस तार्किक विरोधाभास का जवाब देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एक्सपर्ट्स इस बात पर जोर देते हैं कि त्रिवेदी ने एक संभावना को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। कौन सी संभावना? कि ये दोनों चीजें एक साथ भी सच हो सकती हैं। एक साथ? कैसे? इसे डिफेंसिव लेयरिंग या कह सकते हैं कि सुरक्षा की कई परतें बनाना कहते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे आप घर पर ताला भी लगाते हैं, अलार्म भी सेट करते हैं
और एक गार्ड डॉग भी रखते हैं। आपको नहीं पता कि चोर को कौन सी चीज रोकेगी, इसलिए आप तीनों का इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है कोई सिस्टम में सेंध लगाने के लिए ईवीएम और वोटर लिस्ट दोनों में हेर फेर करने की कोशिश करें, ताकि एक तरीका फेल हो तो दूसरा काम कर जाए। ये दोनों बातें एक दूसरे को काटती नहीं है, जैसा त्रिवेदी ने पेश किया। समझ गया। यानी उन्होंने एक जटिल संभावना को एक सरल या तो ये या वो वाले सवाल में बदल दिया। और इसी बहस में उन्होंने कांग्रेस पर एक और तंज कसा था जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा था। हाँ, वो लाइन भी बहुत यादगार थी। उन्होंने कहा, राजीव गांधी का परिवार, जिसे देश में कंप्यूटर क्रांति का जनक माना जाता है, आज क्वांटम युग में वापस कागज के बैलेट पर जाना चाहता है। ये सुनने में तो बहुत पावरफुल लगता है और एक तरह से बात सही भी है। टेक्नोलॉजी के जमाने में हम पीछे क्यों जाएं? क्या इस तर्क में कोई दम नहीं है? बयानबाजी के तौर पर ये 10 में से 10 नंबर वाली लाइन है। ये तुरंत एक तहाब बना देती है। एक तरफ भविष्य, प्रगति और दूसरी तरफ अतीत, पिछड़ापन। लेकिन जब हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो इन रिपोर्ट्स का विश्लेषण हमें याद दिलाता है कि दुनिया के कई बड़े और विकसित लोकतंत्र जैसे कनाडा, जर्मनी, फ्रांस आज भी पारदर्शिता और ऑडिट की आसानी के लिए कागजी निशान या बैलेट पेपर का इस्तेमाल करते हैं। तो असल बहस टेक्नोलॉजी बनाम पिछड़ापन की है ही नहीं। असली मुद्दा है सुविधा बनाम सत्यापन का। त्रिवेदी ने बड़ी चतुराई से इस बहस की दिशा ही बदल दी। तो हमने देखा कि कैसे इतिहास का इस्तेमाल ध्यान भटकाने के लिए हुआ और कैसे लॉजिक का इस्तेमाल विपक्ष को फंसाने के लिए। लेकिन जब बात इलेक्टोरल बॉन्ड्स जैसे मुश्किल और विवादास्पद मुद्दे की आई तो यहाँ एक बिल्कुल अलग रणनीति अपनाई गई। यहाँ उन्होंने क्या किया? यहाँ की रणनीति और भी दिलचस्प थी। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बचाव में उन्होंने सीधे सीधे बॉन्ड्स की खूबियां नहीं गिनाई। इसके बजाय उन्होंने फिर से अतीत पर हमला किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस के जमाने में 20,000 रुपए से ऊपर का चंदा नकद में लिया जाता था, जिसमें कोई पारदर्शिता नहीं थी। हमने तो नकद चंदे की सीमा को 20,000 रुपए से घटाकर सिर्फ 2,000 रुपए कर दिया है। ये तो बहुत चालाकी है। ये ऐसा है कि अगर कोई मुझसे पूछे कि आपकी नई कार इतना कम माइलेज क्यों देती है, तो मैं जवाब में अपनी पुरानी साइकिल की बुराई करने लगूं। आपने नई कार के सवाल का तो जवाब ही नहीं दिया। बिल्कुल यही हुआ। स्रोत इस बात पर प्रकाश डालता है कि उन्होंने इस सवाल का जवाब कभी नहीं दिया कि बड़े बड़े चंदों के लिए गुमनामी अचानक से इतनी जरूरी और अच्छी चीज क्यों बन गई, खासकर तब जब आंकड़ों के अनुसार सत्तारूढ़ दल को इसका सबसे ज्यादा फायदा हुआ। इसी तरह का पैटर्न वीवीपीएटी के मुद्दे पर भी दिखता है। वीवीपीएटी को पारदर्शिता के सबसे बड़े सबूत के तौर पर पेश किया गया, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसका लागू होना बहुत आंशिक था। गिने चुने बूथों पर ही वीवीपीएटी पर्चियों का ईवीएम वोटों से मिलान होता है। ये पूरी पारदर्शिता नहीं है, ये एक चयनात्मक सुरक्षा का एहसास दिलाने जैसा है। अपने भाषण को और धार देने के लिए त्रिवेदी ने कुछ और तीखे हमले भी किए। जैसे उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की हार का मजाक उड़ाया और 1999 के किसी चुनाव आयुक्त से जुड़े घोटाले का भी जिक्र किया। और यहाँ भी विश्लेषण वही चयनात्मकता दिखाता है। राष्ट्रपति चुनाव का गणित और मतदाता आम चुनावों से पूरी तरह अलग होते हैं। एक की हार को दूसरे की चुनावी अखंडता पर सवाल उठाने के लिए इस्तेमाल करना बौद्धिक रूप से भ्रामक है। और 1999 के घोटाले का जिक्र करते समय वे चुनाव आयुक्तों की मौजूदा नियुक्ति प्रक्रिया पर पूरी तरह चुप रहते हैं, जहां प्रधानमंत्री और उनकी सरकार की भूमिका बहुत बढ़ गई है। ये इतिहास का वो इस्तेमाल है जहां आप अपने तर्क को सही साबित करने वाले उदाहरण उठाते हैं और असुविधाजनक तथ्यों को छिपा देते हैं। ये वाकई किसी शतरंज के खेल जैसा लगता है। हर चाल बहुत सोची समझी है। लेकिन हमारे सूत्रों के मुताबिक वो सिर्फ राजनीति और इतिहास पर ही नहीं रुके। वो इस बहस को एक अलग ही दार्शनिक स्तर पर ले गए। उपनिषद और बाबा साहेब अम्बेडकर, ये चुनावी सुधार की बहस में कैसे फिट बैठता है? ये उनके भाषण की सबसे अनोखी और शायद सबसे शक्तिशाली परत थी। उन्होंने तर्क दिया कि भारत का लोकतंत्र पश्चिम से उधार ली गई कोई चीज नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें हमारी हजारों साल पुरानी सभ्यता, हमारे उपनिषदों में है। उन्होंने अंबेडकर का हवाला देते हुए कहा कि हमारा लोकतंत्र हमारी अपनी मिट्टी की उपज है। इसका संदेश बहुत गहरा था। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर कोई मौजूदा चुनावी व्यवस्था की आलोचना कर रहा है तो वो सिर्फ सरकार की आलोचना नहीं कर रहा, बल्कि वो भारत की इस पूरी महान सभ्यतागत विरासत पर ही सवाल उठा रहा है। वाह, ये तो बहस को एक ऐसे स्तर पर ले जाना है जहां असहमति जताना लगभग देश विरोधी महसूस होने लगे। ठीक यही इसका प्रभाव है।
ये भावनात्मक रूप से बहुत शक्तिशाली तर्क है। लेकिन यहाँ पर ये रिपोर्ट्स एक बहुत ज़रूरी सवाल उठाती हैं। क्या प्राचीन दर्शन का हवाला देकर आप आज की चुनावी प्रक्रियाओं की कमियों को सही ठहरा सकते हैं? क्या भारतीय सभ्यता में गर्व महसूस करते हुए पारदर्शी चुनावी चंदे की मांग नहीं कर सकते? त्रिवेदी का तर्क इन दोनों बातों को एक दूसरे के विरोधी के रूप में पेश करता है, जबकि असल में ये दोनों एक साथ संभव हैं। तो हमने इस भाषण की कई परतें उधेड़ी। इतिहास का हमला, तार्किक जाल, चयनात्मक बचाव और फिर ये दार्शनिक कवच। तो इन सब परतों के नीचे इस प्याज के बिल्कुल केंद्र में क्या था? हमारे विश्लेषण के मुताबिक असल में क्या मिला? और यही सबसे चौंकाने वाली बात है। स्रोतों के अनुसार केंद्र में कुछ ठोस नहीं था, बल्कि वहां एक बहरा कर देने वाली चुप्पी थी। इतने सारे शब्दों और तर्कों के शोर के बीच उन मुद्दों पर कोई बात नहीं हुई जो असल में सुधारों का केंद्र हैं। जैसे कि कौन से मुद्दे? स्रोत किन चीजों की तरफ इशारा करते हैं जो नहीं कही गई? मुख्य रूप से 4 बड़े मुद्दे हैं जिन पर पूरी तरह से चुप्पी साध ली गई है। पहला, चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया। दूसरा, वोटर लिस्ट को सार्वजनिक रूप से मशीन रीडेबल फॉर्मेट में उपलब्ध कराना ताकि कोई भी स्वतंत्र रूप से उसका विश्लेषण कर सके। तीसरा, पोलिंग बूथ के सीसीटीवी फुटेज तक आम जनता और पार्टियों की पहुंच। और चौथा, जो सबसे अहम है, ईवीएम के सोर्स कोड का स्वतंत्र तकनीकी एक्सपर्ट्स द्वारा ऑडिट। इन पर एक शब्द भी नहीं कहा गया। तो मतलब इन दस्तावेजों से सबसे बड़ा सबक ये निकलता है कि राजनीतिक बहसों में जो तर्क नहीं दिए जाते वे अक्सर दिए गए तर्कों से कहीं ज्यादा रिवीलिंग होते हैं। बिल्कुल, इन चूकों से ही पूरी तस्वीर साफ होती है। त्रिवेदी का भाषण मौजूदा व्यवस्था का बचाव करने में तो शानदार था, लेकिन वो उन ढांचागत सुधारों का कोई रास्ता नहीं सुझाता जो असल में लोकतंत्र को और मजबूत करें। जो सुधार विपक्ष या नागरिक समूह मांग रहे हैं, जैसे चंदे का रियल टाइम खुलासा या स्वतंत्र ईवीएम ऑडिट, वो असल में सत्ता पर एक अंकुश लगाएंगे। और यहीं पर असली मुद्दा छिपा है। स्रोत एक बहुत तीखी टिप्पणी करता है, जब आपकी चुनावी अखंडता का सबसे अच्छा बचाव ये हो कि हम दूसरी पार्टी से कम बेईमान थे, तो ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही निचला स्तर है। ये सुधार नहीं, ये बस यथास्थिति का बचाव है। तो इस पूरी बातचीत के अंत में हम क्या कह सकते हैं? इसमें कोई शक नहीं कि डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का भाषण राजनीतिक वाक्पटुता यानी बोलने की कला का एक बेहतरीन नमूना था। उन्होंने इतिहास, दर्शन और लॉजिक के दांव-पेच का बड़ी चतुराई से इस्तेमाल करके विपक्ष को पाखंडी साबित किया और मौजूदा सिस्टम का बचाव किया। जैसा कि स्रोत में अजीत भारती और प्रोफेसर त्रिपाठी जैसे टिप्पणीकारों का भी जिक्र है, उन्होंने शब्दों की लड़ाई तो जीत ली, लेकिन लोकतंत्र से जुड़ी जो गहरी चिंताएं थीं उन्हें बिना जवाब दिए छोड़ दिया। और यही इस पूरी पड़ताल का सार है। स्रोत ये तर्क देते हैं कि जब शानदार बयानबाजी जवाबदेही का विकल्प बन जाती है, तो ये लोकतंत्र के लिए एक चिंता का विषय है। ये बहस असल में सुधार के बारे में कम और सत्ता के समेकन यानी उसे और मजबूत करने के बारे में ज़्यादा महसूस हुई। स्रोत एक कड़वी सच्चाई के साथ अपनी बात खत्म करता है और मैं उसे कोट करना चाहूँगी। एक लोकतंत्र जहां चुनावी अखंडता का सबसे अच्छा बौद्धिक बचाव ये है कि हम उनसे बेहतर तरीके से धोखा देते हैं, वो लोकतंत्र संकट में है। ये एक बहुत ही गंभीर निष्कर्ष है। और ये हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है। जब कोई राजनीतिक बहस सुनने में बौद्धिक रूप से बहुत संतोषजनक लगे, बहुत प्रभावशाली लगे, लेकिन लोकतंत्र की असली चिंताओं को जस का तस छोड़ दे, तो ये उस लोकतंत्र की सेहत के बारे में क्या बताता है? और उस शानदार प्रदर्शन से परे जाकर असलियत को देखने में एक नागरिक की क्या भूमिका है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।